तो लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी चुनावी घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने आज न्यूनतम आय योजना का फार्मूला पेश कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो हर गरीब के 20% परिवारों को सालाना 72,000 रुपए की मिनिमम आय गारंटी योजना के तहत मदद दी जाएगी। मिनिमम गारंटी योजना के फार्मूले का ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद बड़ा चुनावी वादा किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वो गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए की मिनिमम गारंटी योजना के तहत आय की गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। लोकसभा चुनाव की बड़ी लड़ाई के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है। चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया और कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे, अब हम उन्हें न्याय देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने मनरेगा कमिट किया था और अब आय गारंटी योजना देकर दिखा देंगे, हम गरीबी मिटा देंगे। राहुल गांधी ने वादा किया है कि हमारा कहना है कि अगर आप काम कर रहे हो और महीने में 12,000 रुपए से आय कम है तो ये मिनिमम गारंटी योजना आपको राहत देगी। मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है। जो मिनिमम इनकम लाइन और मिनिमम उनकी जो इनकम है उसका जो फर्क होगा वो सरकार देगी। तो मान लो आपकी अगर इनकम 6,000 की है तो जो 12,000 से आपका कम है इनकम उसको टॉप अप करेगी। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये बड़ा ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम 12,000 रुपए महीने की आय वाले परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी देंगे। कांग्रेस गारंटी देती है कि वो देश में 20% सबसे गरीब परिवारों में से प्रत्येक को हर साल 72,000 रुपए देगी। ये पैसा सीधे उनके बैंक खाते में डाला जाएगा। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी जी सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस भी सबसे गरीब लोगों को पैसा देगी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये गरीबी पर आखिरी हमला होगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि ये योजना चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी। ये बहुत ही प्रभावशाली और सोची समझी योजना है। हमने योजना पर कई अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा आकलन कर लिया गया है, सब कुछ तय कर लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। डिटेल्स हमने पूरा इसको हम 4-5 महीने से स्टडी कर रहे हैं। दुनिया के बेहतर इकोनॉमिस्ट से हमने डिटेल्ड में एनालिसिस की है। ये फिस्कली प्रूडेंट स्कीम होगा, इसको हम फेजेस में करेंगे। इस योजना का ऐलान करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का अपना झंडा है और प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स में 2 हिंदुस्तानी झंडे हैं, एक अनिल अंबानी झंडा और दूसरा गरीबी के लिए। 21वीं सदी में हिंदुस्तान में इस देश में गरीबी को हटाना है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, ये अमीरों और गरीबों दोनों का ही देश होगा। मैं महात्मा नहीं बनना चाहता, मैं 2 हिंदुस्तान नहीं बनने दूंगा, गरीबों को भी इज्जत दिलाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने भाषणों में कहा कि इस देश का एक झंडा है, 2 झंडे तो नहीं है, एक झंडा है।
और प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स से दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अनिल अंबानी जैसा और दूसरा गरीबों का, किसानों का, युवाओं का। और हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। अमीरों का, गरीबों का हिंदुस्तान नहीं होगा। एक हिंदुस्तान होगा और उसमें गरीबों की भी इज्जत होगी, अमीरों की भी इज्जत होगी, सबकी इज्जत होगी। लोकसभा चुनाव की लड़ाई के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मिनिमम गारंटी योजना का ये ऐलान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले 5 राज्यों के चुनावी मुकाबले के दौरान राहुल गांधी ने अपनी चुनाव सभाओं में लगातार किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस को लगा कि ये फार्मूला हिट हो गया, लिहाजा अब उसने मिनिमम गारंटी योजना के तहत बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का यह बहुत बड़ा ऐलान था। जहां 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि मैं गारंटी लेता हूं कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ होगा, और तीनों ही राज्यों में सरकारों ने 10 दिन से कम वक्त में उस कर्ज को माफ भी किया। लिहाजा इतनी बड़ी योजना का ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया। उसके बाद पलटवार भी हुआ और पलटवार करने खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली आए, और इसी बात से इस बात की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस ऐलान के बाद किस तरह से बैकफुट पर है। ऊपर उठाना है, उसके लिए प्रयोग किए गए हों। ऊपर वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए जिससे जनरेशन ऑफ वेल्थ रुक जाए, लेकिन गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, केवल यही उनकी नीति थी। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल, कपट, धोखा, ब्लफ। तो 2019 लोकसभा चुनाव में इन दिनों आए दिन आपको टिकट कटने के कारण नेताओं की नाराजगी साफ देखने को मिल रही होगी, लेकिन केवल एक पार्टी में नहीं बल्कि कमोबेश सभी पार्टियों का हाल यही है। टिकट के लिए अब नेता दल बदल रहे हैं और इसके लिए ना तो नेताओं के लिए कोई विचारधारा मायने रखती है और ना ही कोई राजनीतिक वफादारी। चुनावी मौसम में नेताओं की निष्ठा भी डोलने लगी है। दल बदल का दौर तेज हो गया है। जीत पक्की करने के लिए पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजर विरोधी दलों के उपेक्षित नेताओं और कार्यकर्ताओं पर है। उन्हें पार्टी में शामिल कराकर सम्मानजनक पद दिलाने का ऑफर दिया जा रहा है। खास बात यह है कि दल बदलते वक्त ना तो राजनीतिक दल पार्टी के प्रति निष्ठा, सोच और वफादारी को महत्व दे रहे हैं और ना ही दलों में शामिल होने वाले नेता ही। बस चाहिए तो वो है पार्टी की टिकट। इसी टिकट के लिए न जाने अभी तक कितने नेता पाला बदल चुके हैं। हाल ही में मशहूर डांसर सपना चौधरी इसके लिए बेहद चर्चा में हैं। सपना को लेकर शनिवार को जहां खबर आई कि वो कांग्रेस में शामिल हो रही है और मथुरा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अगले ही दिन जब मथुरा से कांग्रेस की टिकट सपना को ना देकर किसी और को दे दी गई, तो फिर खबर आई कि सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को ही अफवाह करार दे दिया। हालांकि अब सपना को लेकर खबरें गर्म है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। कहते हैं ना कि जहां से आस उसी का साथ। कुछ इसी विचारधारा पर 2019 का चुनावी माहौल साफ देखने को मिल रहा है। चुनावी समर से ठीक पहले कुछ इसी फॉर्मूले पर चल रहा है दल बदल का खेल। उससे पहले कुछ नेताओं का पार्टी आलाकमान से भरोसा टूट रहा है तो कहीं जुट रहा है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुए जब करीब 2 दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहे टॉम वडक्कन ने दुखते मन कांग्रेस से किनारा कर लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने बीते शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने हाथ को मजबूत करने का वादा किया। अमेरिका में पढ़े लिखे मनीष ने पहली बार सियासत में कदम रखा। पिता बीजेपी के दिग्गज नेता हैं तो बेटे ने नई लकीर खींची है। चुनावी मौसम में पाला बदलने का ये खेल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में ही नहीं चल रहा,
बल्कि दूसरी पार्टियों के कुछ नेताओं में ये दौड़ जारी है। इसकी ताजा मिसाल है एचडी कुमारस्वामी के करीबी दानिश अली, जेडीएस के दिग्गजों पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी के लिए दिल्ली में मानो दुभाषिया का काम करने वाले दानिश अली ने अब बीएसपी से हाथ मिला लिया है। हालांकि कुमारस्वामी का कहना है कि दानिश अली आपसी सहमति से बीएसपी में गए हैं। वहीं कभी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी रहे जय पांडा अब बीजेपी के हो चले हैं। वो लंबे समय पहले ही पार्टी से अलग हो गए थे। दूसरी ओर बीजेपी ने बीजेडी के सांसद बलभद्र मांझी को भी अपने साथ जोड़ा है। बीजेपी ने बंगाल में भी सेंध लगाई है। टीएमसी सांसद अनुपम हाजरा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यूपी बिहार से भी बीजेपी के 2 नेता कांग्रेस के हो चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की बागी सावित्रीबाई फुले को बहराइच से टिकट दिया है। ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन अगर दलों की भी बात कर लें तो आज जीत के लिए एक दल अपने धुर विरोधी दल से भी हाथ मिलाने से पीछे नहीं हट रहे। यूपी में एक दूसरे के घुर विरोधी रहे सपा बसपा को देख लो, तो उधर दिल्ली में कभी जिस कांग्रेस का विरोध कर बनी आम आदमी पार्टी आज उसी कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए तड़प रही है। जिस कांग्रेस को केजरीवाल कभी पानी पी पी कर कोसते थे, आज उसी से केजरीवाल हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2019 में जीत के लिए पार्टियों और नेताओं के पास ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति। चाहिए तो बस सिर्फ और सिर्फ जीत की गारंटी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के सीएम होने के साथ साथ उनकी गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। अगर प्रधानमंत्री के बाद बात करें तो सीएम योगी की जो रैलियां होती हैं उसमें भी लोगों का खूब जमावड़ा देखने को मिलता है और शायद यही वजह है कि आजकल सीएम योगी काफी डिमांड में है। योगी आदित्यनाथ की मांग आखिर किन जगहों पर है, दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मांग काफी बढ़ती नजर आ रही है। इसका सबूत है सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के लिए वाराणसी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए गुजरात के गांधीनगर में रैली कर जनसभा को संबोधित किया और लोगों से पीएम मोदी और अमित शाह के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करी। पार्टी ने भले ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अभी जारी नहीं की है, लेकिन देश भर से योगी की चुनावी रैलियों की डिमांड आने लगी है। यूपी के सीएम की 150 से भी अधिक चुनावी सभाएं का प्लान बन चुका है। चुनावी रैलियों की डिमांड के चलते सीएम योगी त्रिपुरा से लेकर राजस्थान तक प्रचार करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद प्रचार के लिए सबसे अधिक मांग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो नेता होने के साथ साथ गोरखनाथ पीठ के महंत भी है। वे नाथ संप्रदाय के मुखिया माने जाते हैं, जिसके समर्थक देश भर में फैल गए हैं। बीजेपी नेताओं ने बताया है कि राजस्थान, बंगाल, बिहार, हरियाणा और कर्नाटक से योगी आदित्यनाथ की रैलियां अधिक मांग है। इन इलाकों में नाथ संप्रदाय के लोग भी बसे हुए हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के बाद सबसे अधिक भीड़ योगी के कार्यक्रमों में पहुंची थी। पूजा अर्चना के साथ ही योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। रविवार को सहारनपुर में बीजेपी के लिए उन्होंने वोट मांगे। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के लिए भी मथुरा में पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ लगातार 3 चुनावी रैलियां करेंगे। पहली रैली वे अपने शहर गोरखपुर में करेंगे। हालांकि बीजेपी ने गोरखपुर से अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौकीदार अभियान पर निशाना साधा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर उन्हें चौकीदार शब्द में इतनी ही रुचि है तो फिर उन्हें मैं आधार पासपोर्ट में भी चौकीदार शब्द जोड़ना चाहिए। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेन में भी चौकीदार आक्रामक रूप लेता जा रहा है। कांग्रेस के बाद अब AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन पर जमकर निशाना साधा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान का घेराव करते हुए कहा, अगर उन्हें चौकीदार शब्द में इतनी रुचि है तो फिर उन्हें अपने आधार और पासपोर्ट में भी चौकीदार जोड़ देना चाहिए। रविवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने ट्विटर पर देखा चौकीदार नरेंद्र मोदी, मोदी चाहे तो मेरे पास आए और मैं उन्हें चौकीदार की टोपी और सीटी दूंगा। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, देश को एक प्रधानमंत्री की जरूरत है, न कि किसी चाय वाले या फिर पकौड़े वाले की। नरेंद्र मोदी
चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, हर एक चौकीदार लगा लिया। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा हो। वैसे पहला मौका नहीं है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वे कई बार मोदी पर निशाना साध चुके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई है। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ये समझ के बाहर है कि नरेंद्र मोदी पीएम है क्या। कभी वो चाय वाला बन जाते हैं तो कभी वो दूसरे रूप में नजर आते हैं। इस चुनाव से ठीक पहले वो चौकीदार बन चुके हैं। AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2 दिसंबर 2018 को हैदराबाद में कहा था कि बात करें कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही नोटबंदी, ये चाय, वह चाय, कड़क चाय, नरम चाय, ये वजीर आजम है क्या? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है, वजीर आजम जैसा बन जाओ। आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 18 मार्च को हैदराबाद लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। इस सीट पर पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होना है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने भाई के लिए प्रचार में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में पार्टी की जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे मुद्दे उठाए जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। इसमें गन्ना किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और शिक्षा मित्रों की मांग शामिल है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी की घेराबंदी करना शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा बोट यात्रा के दौरान प्रियंका ने अपने भाषणों में प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध किया, लेकिन पिछले 24 घंटों में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा टारगेट किया है। दिलचस्प बात यह है कि योगी को घेरने के लिए प्रियंका ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा टारगेट किया है। दिलचस्प बात यह है कि योगी को घेरने के लिए प्रियंका ने यूपी के मुद्दों को ही चुना है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में 4 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन्हें लेकर यूपी की जनता के बीच नाराजगी देखने को मिलती रही है। इनमें गन्ना किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कर्मी और शिक्षा मित्रों की मांग शामिल है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी की घेराबंदी तब शुरू की जब योगी को गन्ना लैंड पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रैली में करने जाना था। एक खबर का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि गन्ना किसानों के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन यूपी सरकार उन्हें भुगतान का भी जिम्मा नहीं लेती। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है नारे का इस्तेमाल कर रही कांग्रेस की रणनीति से थोड़ा आगे बढ़कर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं है। योगी के खिलाफ प्रियंका के आक्रामक मोड का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने अब तक किए गए अपने कुल 12 ट्वीट्स में 4 योगी सरकार के खिलाफ किए हैं। बता दें कि 23 जनवरी 2019 को कांग्रेस महासचिव के पद पर नियुक्त होने के बाद प्रियंका गांधी ने फरवरी में ट्विटर पर दस्तक दी थी। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में हमला, मनोहर पर्रिकर की मौत और होली के मौके पर ट्वीट किए। अब तक उन्होंने एक भी ट्वीट में पीएम मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन रविवार सुबह से वो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बैक टू बैक ट्वीट कर रही हैं। पहले गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने रात के वक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मुद्दा उठाया। ट्वीट में लिखा कि यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रही है, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनकी पीड़ा सुनने की बजाय उन पर लाठियां चलवाई हैं। मेरी बहनों का संघर्ष मेरा संघर्ष है। इसके तुरंत बाद उन्होंने आशा कर्मियों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जो आशा कर्मी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाती हैं, उन्हें 600 रुपए मिलते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने कभी उनकी सुध नहीं ली। प्रियंका की इस आक्रामकता के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने भी ट्वीट के जरिए प्रियंका को जवाब दिए। पहले योगी के गन्ना किसानों के भुगतान पर ट्वीट किया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने आशा कर्मियों के मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी को सीधा जवाब दिया। योगी ने लिखा कि कांग्रेस की डूबती नैया की नई खबैया भ्रामक प्रचार से जनता को बरगनाने में लगी है। अब तक आशा बहनों की शुभचिंतक कहाँ थी? नींद खुल गई है। योगी ने बताया कि हाल ही में सरकार ने इनके मानदेय में 750 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनाव के दौरान जुबानी जंग और ट्वीट वार की राजनीति किस हद तक जाती है और ये वार पलटवार वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।
तो वायुसेना के बेड़े में सोमवार को अमेरिका के खरीदे गए 4 चीनूक हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया। इस सिलसिले में चंडीगढ़ में एक समारोह किया गया। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने शिरकत की। धनोआ ने कहा है कि ये हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सोमवार को अत्याधुनिक हथियार मिल गया है। वायुसेना के बेड़े में अमेरिका से खरीदे गए 4 चीनूक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर चीनूक शामिल हो गया है। ये हेलीकॉप्टर किसी समय और मौसम में दुश्मनों की दांत खट्टी करने के लिए काफी है। इसे मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर को बोइंग कंपनी ने बनाया है। दुनिया भर के लिए टेररिस्तान हो चुके पाकिस्तान की शैतानी हरकतों को देखते हुए वायुसेना ने इसे पाक सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया है। इसे पाकिस्तानी सीमा का वायुसेना को और अधिक ताकतवर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसे चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने इसमें शिरकत की। इस दौरान BS धनोआ ने कहा कि चिनूक हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जिस हिसाब से एफकैट की कैपेबिलिटी है ये डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा आगे जाके ऑपरेशंस अंडरटेक करने में। एंड काफ़ी डिफरेंट जगह पे अलग अलग टेरेन पे एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस में हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे, जो इसकी खूबी है या खासियत है जो कि हमें काम करेगा। एंड आज हमारे चीफ कहते हैं कि यस इट विल बी ए गेम चेंजर। बता दें, भारत ने 2015 में अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। $2.5 अरब के इस सौदे में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल है। क्रू है वो 2 पायलट और 1 फ्लाइट इंजीनियर का है। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा है। इसमें लोड लिफ्टिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये करीबन 11 टन का लोड उठा लेता है, जो कि हमें काफ़ी मदद करेगा। जो पहले हम चीज़ों को डिसमेंटल करके लेना पड़ता था हमें, अभी वो चीज़ें हम एक साथ लेके जा पाएंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं हुक्स लगे हैं जो हमें अंडरस्लिंग करने के लिए मदद करेंगे। एंड हम काफ़ी बड़ा लोड और काफ़ी डेंसाइल लोड को एक साथ हम लेके जा पाएंगे फॉरवर्ड एरियाज में। भारत ने ऐसे 15 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए डील किया है। फिलहाल इस समय 4 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। बाकी 11 चिनूक हेलीकॉप्टर को जल्द ही बेड़े में शामिल किया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी वायुसेना 1962 से ही इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने अब तक कुल 1179 चिनूक हेलीकॉप्टर बनाए हैं। खराब मौसम में भी यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में यह हेलीकॉप्टर काफी कारगर हो सकता है। यह हेलीकॉप्टर छोटे से हेलीपैड और घाटी में भी लैंड कर सकता है। ये दुनिया के 19 देशों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जहाज की कैपेबिलिटी है, ये काफ़ी छोटी और रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर लैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये काफ़ी स्लोप्स वाली जगहों पर लैंड कर सकता है। तो जहाँ पर प्रिपेयर्ड जगह नहीं है वहाँ पर ये हमारे ट्रूप्स को, हमारे लोड को, हमारे इक्विपमेंट को बहुत जल्दी ले जा पाएगा। टोटल इस जहाज का क्रू 3 का होता है, जिसमें 2 पायलट होते हैं, 1 फ्लाइट इंजीनियर होता है। उसके अलावा ये 54 कॉम्बैट ट्रूप्स को ले जा सकता है। बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। 1962 में इसको सेना में शामिल कर लिया गया। इसे बोइंग रोटरक्राफ्ट सिस्टम ने बनाया है। इसका नाम अमेरिकी मूल निवासी चिनूक से लिया गया। वर्तमान में ये अमेरिका का सबसे तेज हेलीकॉप्टर में से एक है। फरवरी 2007 में पहली बार नीदरलैंड इस हेलीकॉप्टर का पहला विदेशी खरीदार बना। चिनूक वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है। ये करीब 11,000 किलो तक के हथियार और सैनिकों को आसानी से लिफ्ट करने में सक्षम है। पहाड़ी इलाकों में ये आसानी से उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरणों और ईंधन ढोने में किया जा सकता है। वहीं मानवीय और आपदा राहत अभियान में भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। CH-47 चिनूक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।